नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पेपर 2 पार्ट बी का यूनिट 5 कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो टॉपिक्स हैं, लेट्स सपोज आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो टॉपिक है ये पूरा कवर करना है। इसके अलावा ये इश्यूज़ हैं जो सीनियर सिटीजन, चिल्ड्रन, वुमेन, अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, डिस्प्लेस्ड ग्रुप, फिर इसके बाद जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से डिस्प्लेस होते हैं, इसके बाद जो गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड इशू हैं इनको देखेंगे। फिर आपका सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब हिंदी में रहेगा, मैं सिलेबस यहाँ पे इंग्लिश में आपको बता दे रहा हूँ। एक्सटेंशन एजुकेशन, पंचायती राज, रोल ऑफ एनजीओज इन कम्युनिटी डेवलपमेंट और ये तमाम चीज़ें। तो इसमें ये जो दो टॉपिक हैं ये इस पर अभी रिमेन रहेंगे और इन सबको कवर किया जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सीनियर सिटीजन वाले टॉपिक से। इसमें अगर आप देखेंगे कि सीनियर सिटीजन की सबसे पहले हम परिभाषा देख लेंगे, उनकी संख्या देख लेंगे और इशू क्या है उनसे वो देखेंगे। तो जो 60 की एज से ऊपर के लोग होते हैं, 60 वर्ष उससे अधिक उम्र के जो सभी लोग हैं वो वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। ऐसा पॉलिसी 1999 में पॉलिसी आई थी, सीनियर सिटीजन पॉलिसी, उसमें कहा गया। इसके बाद अगर वरिष्ठ नागरिकों की अगर आप संख्या देखें तो जो 2001 का हमारा सेंसस है वो बोलता है कि 10.38 करोड़ से बढ़कर, ये ठीक है, 2011 में 10.38 करोड़ जो है पॉपुलेशन थी। 2011 में 10.38 करोड़ पॉपुलेशन है सीनियर सिटीजन्स की। 2026 में ऐसा अनुमान है कि ये 17.3 करोड़ हो जाएगी। 2026 में 17.3 करोड़ और 2050 में 30 करोड़ होने की इसकी संभावना है। इसके अलावा अगर आप देखें यूनाइटेड नेशन जो है राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन जनसंख्या कोष के अनुसार ये बोल रहा है कि 2030 तक भारत की 12% जनसंख्या 60 प्लस एज की होगी। मतलब 12% लोग इंडिया में कितने होंगे, 60 प्लस एज के होंगे 12% लोग। कब, 2030 तक। और 2050 तक 19.4% हो जाएंगे ये वृद्ध लोग। ठीक, इसके बाद अगर आप देखें 60 प्लस आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो है अधिक है, तो मेल से ज़्यादा फीमेल है 60 प्लस में। दीर्घ आयु में वृद्धि के परिणाम स्वरूप 80 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.1 करोड़ है। 80 प्लस लोग कितने हैं, 1.1 करोड़। इसके अलावा अगर आप देखें कि 100 प्लस एज वाले, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेनेटेरियंस बोलते हैं, सेनेटेनेरियंस बोलते हैं, उनकी लगभग एज, मतलब जो 100 प्लस एज वाले हैं उनकी लगभग संख्या कितनी है, 6 लाख के आसपास है। और भारत में 2050 तक शतायु लोगों की संख्या, शतायु हुए नहीं, शतायु मतलब जो 100 वर्ष से ज़्यादा जी चुके हैं या जी रहे हैं एज में, सबसे अधिक होने की संभावना है। तो ये याद रखिए। वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है इंडिया की, 67 है, एवरेज की बात चलती है। अब यहाँ पर अगर हम मुद्दे देखें, सामाजिक मुद्दे, ठीक है, कौन कौन से मुद्दे इन्वॉल्व हैं, तो अपने आसपास आप नज़र घुमाइए, आपको मिल जाएंगे वृद्धों से संबंधित मुद्दे। कि आपके आसपास कोई वृद्ध रहते होंगे तो उनके साथ उनके, मतलब उनकी सोसाइटी, मतलब उनके घर वाले कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसा व्यवहार हो रहा है, इकोनॉमिकली कैसा बिहेवियर हो रहा है, ये सब चीज़ें। अब देखिए सामाजिक मुद्दे क्या, सामाजिक अलगाव है उनके साथ, सामाजिक अलगाव है, इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। फिर उसके बाद सामाजिक संबंधों पर सेवानिवृत्ति का प्रभाव है, सामाजिक जुड़ाव में कमी है, खराब स्वास्थ्य है, अकेलापन है, चिड़चिड़ापन है, जनरेशन गैप है, सम्मान का अभाव है। आप देखिए कि जैसे घर में जो बड़े लोग हैं वो पहले तो इनको इग्नोर करने लग जाते हैं, तो इससे इनके अंदर जो है अकेलापन आता है, सम्मान की जो भावना, सम्मान का जो अभाव है वो शुरू होता है। फिर इसके बाद जो खान पान, मतलब अब सिंपल सी बात है, इंसान बूढ़ा हो रहा है तो उसको सुनने में इशू होगा, सुनाई देने में क्या होगा, इशू होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि अरे यार तुम क्या भाई चीज़ बार बार बोलूँ मैं, तो उससे क्या होगा, मतलब जैसे एक वृद्ध व्यक्ति है, एक वृद्ध व्यक्ति ने, इनकी उम्र मान लेते हैं 65 वर्ष है। अब जो एक इनका जो 35 साल का बेटा है वो इनका पालन पोषण कर रहा है फिलहाल। अब ये 65 एज के हैं तो इनकी ईयर्स प्रॉब्लम हो रखी है मान लेते हैं, ऑब्वियस ईयर प्रॉब्लम्स होगी, आइज प्रॉब्लम होगी, खान पान की समस्या होगी। अब ये कुछ कह रहे हैं इनसे तो इसने तो सुन लिया, बट इसने जैसे रिप्लाई दिया और एक बार में नहीं सुन पाए, दो बार में नहीं सुन पाए, तो ये इरिटेट होगा। ठीक है कि अरे यार क्या एक ही चीज़ बार बार बताऊँ मैं क्या। तो इसमें एक कहानी है कि एक बार क्या होता है कि एक
लड़का रहता है, जब वो छोटा रहता है, उसकी उम्र 5 साल से भी कम रहती है, तो वो खिड़की के पास खड़ा रहता है और उसके पिताजी वहीं पे खिड़की के पास एक मेज में बैठ के अपना काम करते रहते थे। तो बच्चा पूछता था, एक पेड़ पे, खिड़की के उस पार एक पेड़ रहता था, उस पेड़ पे एक पक्षी बैठा रहता था, तो पिताजी से पूछता था कि पिताजी क्या है, तो पिताजी बोलते थे बेटा ये कौवा है। और ऐसा वो डेली पूछता था और दिन में कई बार ही पूछ लेता था, बाकी डेली तो पूछता ही था। फिर क्या हुआ, और पिता हमेशा बता देता था बेटा वो कौवा है, और कभी इरिटेट नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि जब बेटा बड़ा हुआ, बेटा कमाने धमाने लग गया, बाप बूढ़ा हो गया, तो किसी ने नॉक किया घर में। तो बाप ने पूछा कि कौन था। इसके बाद तो बेटा बोला कि दोस्त आया हुआ था। फिर उसके बाद किसी और, कोई और आया, नॉक किया, तो फिर बाप ने पूछा कौन आया था बेटा, तो अरे वो डिलीवरी बॉय आया था। ठीक है, इसके बाद फिर ऐसे ही कुछ हुआ, तो बेटा इरिटेट हो गया, अरे क्या मैं बताता रहूँ क्या कि कौन आया कौन नहीं आया। तो फिर बाप को कहानी याद आती कि साला जब तुम हमसे पूछते थे कि ये क्या है ये क्या है, तो हम बताते थे कौवा है, एक ही चीज़ तुमको 100 बार हम बता देते, और आज तुमको दिक्कत हो रही है। तो ये सब चीज़ें एक प्रॉब्लम होती है, यही जनरेशन गैप, एक जनरेशन गैप बनता है। मतलब इसके लिए आप बागवान जैसी पिक्चर देखिए, आपको समझ में आएगा। इसके अलावा फिर देखिए, जैसे मान लीजिए पोता है, पोती है मान लीजिए, अब उसके ड्रेसिंग सेंस को लेकर के दादा दादी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि लड़ाई झगड़ा होगा, फिर माँ बाप बीच में इन्वॉल्व होंगे, यार आपको क्यों बोलना है, क्यों बोलते हो। तो मतलब समझिए कि हमने ये सोचेंगे, हमने जिनको पैदा किया है वो तो ठीक है, हमने जिनको पैदा किया है उसके पैदा हुए बच्चे उसको सिखा रहे हैं कि हमको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ क्या होती है, इनको सम्मान का अभाव रहता है। और लेट्स सपोज क्या होता है कि जैसे अगर फीमेल वृद्ध जिंदा है, मेल वृद्ध खत्म हो गया, तो एक अकेलापन भी इन्वॉल्व है। और हेल्थ तो धीरे धीरे इंसान का शरीर जो है वो तो धीरे धीरे खराब होता ही जाता है। फिर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, तो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचने में चुनौतियां हैं। निवारक स्वास्थ्य देखभाल उपायों का महत्व है, ठीक है, मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी क्या मुद्दे हैं कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचने में चुनौतियां होती हैं। फिर सुनने बोलने चलने फिरने की समस्या होती है। मानसिक विकार है, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच का जो है अभाव है। एक ना एक कोई डिपेंडेंसी चाहिए कि कोई हॉस्पिटल तक ले जाने वाला हो, ये सब चीज़ें हो। फिर आर्थिक मुद्दे क्या है, तो आपका पेंशन और रिटायरमेंट आय प्राप्ति में देरी होना, कितने लोगों को 2-2 साल लग जाते हैं और पेंशन नहीं आती है, रिटायरमेंट का पूरा पैसा भी नहीं आया अभी। फिर पेंशन आई भी तो पेंशन कम आ रही है। सामाजिक सोशल सिक्योरिटी का अभाव है, सरकार की तरफ से कुछ पेंशन उतनी अच्छी मिल नहीं रही है, 500-600 रुपये मिले तो क्या ही होगा उसमें, तम्बाकू चूना में ख़त्म हो जाएगा। वित्तीय सहायता की अपर्याप्तता, ठीक है, आप देखिए बागवान मूवी में जब उसका चश्मा टूट जाता है, किसका, अमिताभ बच्चन का, तो उसके ही इज़ टोटली डिपेंडेंट, ठीक है, कि मतलब अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है, तो उसका जो पोता है वो अपना पैसा दे देता है, तो उसका उसकी माँ उसको कितना मारती है। फिर ये सब चीज़ें, फिर धोखाधड़ी होता है इनके साथ, जैसे जामताड़ा देखिए, तो जैसे जो वृद्ध हैं और टेक्नोलॉजिकल उतने एडवांस नहीं हुए हैं, तो ओटीपी आया होगा सर, आपका क्रेडिट कार्ड, आपका डेबिट कार्ड जो है वो बंद हो जाएगा, तो फिर आपको बैंक आना पड़ेगा, तो आप बैंक न आकर के हम आपको घर में ही काम कर दे रहे हैं, ये सब चीज़ें फिर धोखाधड़ी हो जाती है बेचारों के साथ। वित्तीय व्यवस्था की जानकारी की कमी है, रोजगारहीनता है, रोजगार भी नहीं कई लोगों के पास, ठीक है, कानूनी और वित्तीय सुरक्षा की जानकारी का अभाव है। रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती, वो तो सरकार इसलिए रिटायर कर देती है ताकि नए लोग आए और ये पुराने लोग जाएँ। फिर राजनीतिक मामले, वरिष्ठ नागरिकों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी की कमी है, वोट डालने के प्रति असुरक्षा है, ठीक है। अब देखिए विधायी, बुजुर्गों के अधिकारों के प्रति अज्ञानता है। अब जैसे इनके पास आर्टिकल 39A है कि कोर्ट जाकर के भाई अपने निःशुल्क विधिक सहायता ले सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आप देखिए कि जो 46 आर्टिकल, इसके तहत इनकी सुरक्षा की जाती है कानून बना करके। आर्टिकल 21 में बहुत सारे प्रोविज़न हैं इनके लिए। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, मतलब सब मुद्दे इन्वॉल्व हैं इनके साथ। इसके अलावा अगर देखें तो सीनियर सिटीजन हेतु, जैसे हमने क्या देख लिया, परिभाषा देख ली, परिभाषा देखी आपने, फिर आपने देखा जो इशू वो देख लिया, फिर आपने एक डेटा भी देख लिया। अब सरकार कुछ प्रयास तो कर रही होगी, तो संवैधानिक प्रयास है कुछ, आर्टिकल 14, 19, आर्टिकल 21, 39E, 41, ये सब जो चीज़ें हैं ये इनके लिए संवैधानिक प्रयास हुए हैं। फिर कुछ स्कीम में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना,
अटल वयो अभ्युदय योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, और एक नीति बनी है राष्ट्रीय वृद्ध नीति 1999, जिसमें बोला गया है कि 60+ एज के जो व्यक्ति हैं उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है। अब अगर हम देखें PMY बनना, तो 2014-15 में लॉन्च हुई थी, और 60+ उम्र से ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो योजना में निवेश के पात्र हैं। इसमें क्या होता था कि यह योजना 10 साल के लिए होती थी, और हर महीने 8% का ब्याज मिलता था आपको, ठीक है, जो बढ़ा करके 8.30 तक पहुंच गया था। सेवा और GST, मतलब सेवा कर GST से भी छूट मिलती थी इसमें। और योजना में स्वयं या पति या पत्नी की किसी भी गंभीर टर्मिनल बीमारी के इलाज के लिए समय पूर्व निकासी की अनुमति थी। तो मतलब अगर मान लीजिए 10 लाख जमा कर दिए हैं, तो 10 लाख जमा कर दिए हैं, तो 10 साल के लिए डिपॉजिट हो गया, प्लस आपको हर महीने 8% के आसपास ब्याज मिलेगा। इसके बाद अगर आप देखें योजना के लिए, फिर आप देखिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना, तो 2017 में लॉन्च हुई, ठीक है, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसे जारी किया, और वित्त पोषित वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है ये। फिर आप देखें इस मानदंड क्या है इसमें, वरिष्ठ नागरिक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में हो, उम्र से संबंधित अक्षमता या असमर्थता से पीड़ित व्यक्ति हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, यह योजना पात्र वरिष्ठ नागरिकों को उनकी विकलांगता या दुर्बलता के अनुरूप निःशुल्क उपकरण वितरित करने का कार्य करती है। तो आपको इसमें कुछ नहीं याद करना है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना में आपको याद रखना है 2017 में चालू हुई, 60+ एज के लोग इसके लाभार्थी होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो BPL से नीचे के लोग हैं उन्हें क्या लाभ मिलता है, उन्हें लाभ मिलता है कि जो अगर वो विकलांग हैं, दुर्बल हैं, तो उन्हें निःशुल्क उपकरण मिलते हैं। लेट सपोज अगर वो चल नहीं पाते हैं तो उन्हें उन्हें व्हील चेयर वगैरह मिलेगी, अगर सुन नहीं पाते तो उनको कान में लगाने वाली मशीन मिलेगी, देख नहीं पाते तो चश्मा वगैरह मिलेगा, इस टाइप से चीज़ें होंगी। फिर अगर हम देखें अगली स्कीम अटल वयो अभ्युदय योजना, यह अटल वयो अभ्युदय योजना जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है, जिसे अप्रैल 2021 में नया रूप दिया गया और इसका नाम बदलकर अटल वयो अभ्युदय योजना कर दिया गया। यह एक क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका उद्देश्य भारत में वरिष्ठ नागरिकों को एम्पावर्ड करना है। इसका उद्देश्य क्या है, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा समाज में किए अमूल्य योगदान को मान्यता देती है, उनके कल्याण तथा सामाजिक समावेश को सुनिश्चित करती है, समाज में बुजुर्गों को सशक्त बनाती है और उनका उत्थान करती है। इसके दो घटक हैं, एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, दूसरा राष्ट्रीय वयोश्री योजना। तो हमने राष्ट्रीय वयोश्री योजना तो देख ली यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें देखना है वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम। इसमें क्या होता है, जो विशेष रूप से गरीब वरिष्ठ नागरिकों, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। इसमें क्या होता है, जो विशेष रूप से गरीब वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें वृद्धजनों पर राष्ट्रीय नीति 1999 के अंतर्गत इसमें काम किया गया, ठीक। इसमें लिखा है कि वृद्धजनों की भलाई सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने हेतु की गई थी। नीति में वृद्धजनों की वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और अन्य जरूरतों, विकास में समान हिस्सेदारी, दुर्व्यवहार, शोषण के खिलाफ सुरक्षा, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के समर्थन की परिकल्पना की गई। तो अगर हमें देखिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम में क्या है, तो विशेष रूप से गरीब वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु जो बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हेतु पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी है। अर्थात ऐसे NGOs जो काम करते हैं किस चीज़ में, सीनियर सिटीजन के केस में काम करते हैं, उनके हित में काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है, हम उन लोगों के लिए हमें क्या करना है, ऐसे मतलब जैसे जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं इन्हें फंडिंग देनी है, ये इसमें होगा इसके तहत। इसके बाद हम जो राष्ट्रीय वयोश्री वाला तो देख ही लिया। राष्ट्रीय वयोश्री वाले में क्या करते हैं, वो उपकरण बेचते हैं जो हैंडीकैप्ड सीनियर सिटीजन्स हैं। फिर एल्डरली हेल्पलाइन है, तो जैसे क्या होता है 4 5 6 7 आगे एक लगाइए 1 4 5 6 7, ये एल्डर लाइन, इसको एल्डर मतलब ये हेल्पलाइन है किसके लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो वो अब हम क्या, जो हमसे बड़ा होता है हम उसको एल्डर बोलते हैं। तो एल्डर का मतलब यहाँ में एल्डर आ गया और हेल्पलाइन का लाइन आ गया, तो एल्डर लाइन। तो 2021 में वृद्धजनों की शिकायतों को दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। फिर सेज है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सेज।
सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, अर्थात इसे 2021 में चालू किया गया और इसमें ये होता था कि वृद्धजनों के कल्याण हेतु उत्पादों, प्रक्रियाओं, सेवाओं को विकसित करने के लिए जो नवीन स्टार्टअप्स हैं उनको प्रोत्साहित करने हेतु पहले, मतलब ऐसे स्टार्टअप्स जो सीनियर सिटीजन्स के हित में कुछ उपकरण बना रहे हैं, कोई सर्विसेज बना रहे हैं, कोई प्रोसेस बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसे स्टार्टअप्स को क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाएगा सरकार के द्वारा। इससे इस पहल के तहत नवोन्मेषी स्टार्टअप की पहचान की जाती है और यह सुनिश्चित करने हेतु प्रति परियोजना 1 करोड़ रुपए तक की इक्विटी सहायता प्रदान की जाती है। स्टार्टअप में कुल सरकारी इक्विटी 49% से अधिक ना हो। ठीक, अब इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है आपकी। इसमें लाभार्थी 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल, तो 60+ बीपीएल, बस ये आपको लिखना है। फिर इसमें लिखना है कि 400, अगर आपकी एज 60 to 79 है तो आपको 400 रुपीज़, मतलब आप इतने पैसे कैसे बचा के रख पाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कैसे इतने पैसे खर्च हो जाएंगे आपके 400 रुपये, और आप मतलब कहाँ कहाँ बुर्ज खलीफा घुमाएंगे इतने में तो। और 80+ वालों को 500 रुपये, तो भाई साहब 500 बोले तो और पता नहीं बैंकॉक को क्या आ जाएंगे। ठीक है, वृद्धजनों पर राष्ट्रीय नीति 1999 में आई। वृद्धजनों की भलाई सुनिश्चित करने हेतु, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, वृद्धजनों की भलाई सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने हेतु ये 99 में पॉलिसी आई। इस नीति में वृद्धजनों की वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और अन्य ज़रूरतों को क्या करना है, ध्यान देना है। साथ ही दुर्व्यवहार, शोषण के खिलाफ सुरक्षा, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के समर्थन की परिकल्पना की गई है। अब आप इसको समझ सकते हैं, आपको बहुत इसमें इशू नहीं आने वाला। अब वे फॉरवर्ड अगर आप देखें तो रिटायरमेंट की एज बढ़ाकर 65 कर देनी चाहिए भाई साहब। ठीक है, इसलिए 65 कर देनी चाहिए ताकि जो देखिए ऐसा कुछ नहीं हो, अब लाइफ, अब जो जो जिनकी रिटायरमेंट की एज होगी, ऑब्वियस सी बात है, या तो बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी में होंगे, प्लस या तो बहुत अच्छी सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें भी कई स्टेट में 60 है, कई में 62 है। जैसे अगर आप उसमें है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपकी एज 62 होगी। स्टेट गवर्नमेंट में कई कई में 60 है। इसके अलावा जैसे आशा बहन होती हैं, किसके लिए होती हैं आशा बहन, जैसे आप देखिए जो आशा बहन होती हैं, ये होती हैं चाइल्ड के लिए हो गई, माँ के लिए हो गई। ठीक है, वैसे ही युवा लोगों जो हैं उनको वृद्धों की सहायता में लगाना चाहिए। तो आशा फॉर एल्डरली, अर्थात युवा लोगों को वृद्धों की सहायता में लगाना चाहिए। इससे दो चीज़ें होंगी, जो यंग लोग हैं वो एल्डर्स लोगों को समझ पाएंगे, और जो एल्डर्स लोग वो भी यंग लोगों को समझ पाएंगे। एक कन्वर्सेशन हो पाएगा, तो एक एज गैप भी कम होगा। और इस एक नया, जैसे कि आपने देखा होगा ना, जैसे अर्बन कंपनी है, तो अर्बन कंपनी क्या करती है कि आपको मतलब कुछ भी चाहिए, आपको सैलून चाहिए, आपको अपने घर की एसी सही करानी, साफ करानी है, आपको पूरा घर क्लीन कराना है, आपको पूरा घर पेस्ट कंट्रोल कराना है, आपको अपने घर में बर्थडे बनाना है तो बर्थडे के लिए सजाना है, आपके घर में मतलब इवेंट है कुछ, उसको ऑर्गेनाइज कराना, सब काम ही करते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे हम ओला बुक करते हैं, तो ओला के पास टैक्सी क्या, ओला के पास तो खुद की एक टैक्सी नहीं है, लेकिन ओला क्या करता है, हमें और जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनको कनेक्ट करता है, और यहाँ बीच में ओला अपना कमीशन खाता है। और वो एक ऐप बनाया उसने मेडिटेयर का काम किया कि हमको ज़रूरत थी टैक्सी ड्राइवर की, हम इसके पास गए, इसको पता चला कि हमें ज़रूरत है तो ये इसके पास गए। ऐसे ही अर्बन कंपनी भी काम करती है, उसके पास खुद की कोई एम्प्लॉय नहीं है, खुद को छोड़ देते हो जो ये सब काम करते हो, और उसके लिए सिर्फ ये है, सब काम आउटसोर्स करती है। तो इस तरीके से ही अगर हम वृद्धजनों के लिए अगर ये काम करेंगे तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आशा फॉर एल्डरली, अर्थात युवा लोगों की को वृद्धों की सहायता में लगाना। फिर सिल्वर इकोनॉमी पर फोकस, तो 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए बनने वाले उत्पाद से संबंधित सब मतलब चीज़ों पर, ये मतलब क्या है, देखिए सिल्वर इकोनॉमी में क्या है कि ये फोकस, सिल्वर इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, मतलब जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो उसमें जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो प्रोडक्ट्स, जैसे लेट सपोज कोई प्रोडक्ट बन रहा है आपका, मान लीजिए कि ईयरबड्स बन रहे हैं। अब ये ईयरबड्स बन रहे हैं किन के लिए, वृद्धों के लिए। ठीक, तो
अच्छा, इसे स्पेसिफिकली ये 50+ एज के लोग ही बना रहे हैं ईयरबड्स, ठीक है। तो ऐसी इसके तहत आने वाली इस पूरी इकोनॉमी को जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग कवर कर रही है, तो इनको हम सिल्वर इकोनॉमी बोलते हैं। तो इसको बढ़ावा देना चाहिए और फिर वृद्धों को कोई ना कोई रोजगार देना चाहिए। मतलब रिटायर हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिटायर, देखिए अब रिटायर हो गए, रिटायर कर दिए तो उनको उसी डिपार्टमेंट में कोई छोटी मोटी पोस्ट देनी चाहिए, कम सैलरी में देनी चाहिए, ताकि वो निरंतर रूप से अपना कार्यालय जब तक वो मर्जी चाहें करना चाहें वॉलेंटरी करते रहें, और उनको इसके बदले में कुछ पैसा ही मिलते रहेगा। तो इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो वो उनका दिमाग खराब नहीं होगा खाली बैठ बैठ करके, और दूसरा उनके साथ ये चीज़ अच्छी होगी कि वो लोगों से कनेक्ट रहेंगे। तो एक उनके पास लोनलीनेस नहीं आएगा, कुछ काम रहेगा। और जब उन्हें लगता है कि अब मेरा शरीर नहीं है जवाब उस लायक कि मैं एक काम करूँ ये वो, तो फिर आप रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये देख लिए, अब कुछ हम ये देखते हैं कि एनसीआरबी के डेटा में जो सीनियर सिटीजन के खिलाफ क्राइम्स हुए हैं, हम उसकी अगर बात करें तो अ टोटल ऑफ 28,545 केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए। मतलब वृद्धों के लिए 28,545 केस रजिस्टर्ड हुए, और ये 9.3% का इंक्रीज था। ठीक है, मतलब 9% के आसपास इंक्रीज हुआ 2021 की तुलना में। इंडिया में देखिए 2022 में कितने क्राइम हुए, 28,545। एमपी में 6,187, जो कि इंडिया में हाईएस्ट है। जो वृद्धों के साथ होने वाला क्राइम है उसमें इंडिया में हाईएस्ट है ये। इसके बाद अगर हम देखें तो इनका मर्डर हुआ, असॉल्ट ऑन वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, मतलब वृद्ध महिलाओं के साथ भी सोचिए छेड़छाड़ हुई। किडनैपिंग, एबडक्शन, रेप तक हुआ, ज़बरदस्ती उनसे वसूली की गई, एक्सटॉर्शन किया गया, फ्रॉडरी, चीटिंग, फ्रॉड, ये सब चीज़ें उनके साथ करी गई। तो ये तमाम चीज़ें आपने वृद्धों के बारे में देखी। अब हम यहाँ पे ऐसे ही समझते हैं बच्चों के बारे में। तो चाइल्ड, फिर उसके बाद चाइल्ड की इशू पढ़ेंगे कि क्या क्या इशू से गुजरते हैं चाइल्ड। तो अगर हम यहाँ पे देखें, माफ़ कीजिएगा, 1989 जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन डिफाइंस चाइल्ड एज अ इंडिविजुअल हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो चाइल्ड है वो उसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। ठीक है, ए भाई मतलब कि बच्चा कौन होता है। तो देखिए जो यूनाइटेड नेशन है, 1989 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुआ ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है, डिफाइंस एज अ चाइल्ड एज अ इंडिविजुअल हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर। ठीक है, तो मतलब बिलो 18 जो है वो चाइल्ड है, यूनाइटेड नेशन ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो भाई दूसरा देखते हैं, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 ये बोल रहा है कि जो 14 ईयर से नीचे का है वो चाइल्ड है। ठीक है, फिर द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 वो बोल रहा है जो चाइल्ड वो है जो अंडर 14 ईयर्स है। ठीक है, और एडोलसेंस जो बोल रहा हूँ 14 से 18। ठीक है, हमको चाइल्ड से मतलब है। द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 एंड द बीडी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966 ये बोलता है कि बच्चा वो है जो 14 साल से कम का है। ठीक है भाई, ये भी बोल रहा है। फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ये बोल रहा है कि मेल जो है 21 और फीमेल जो है 18। तो बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ नहीं आपको दिख रही है, बट फिर भी दो चीज़ें आप मान के चलिए, जो बिलो 18 है उसको आप चाइल्ड में कंसीडर करिए, यहाँ बस आप इतना मान के चलिए। ठीक, ये एक मोटा माटी परिभाषा है। मतलब तो बच्चे क्या है, बच्चों की जो परिभाषा है बहुत वेग है कि बच्चा है कौन भाई, कि मतलब 17 साल 364 दिन में बच्चा है, और फिर एकदम सब 18वां साल लगा और एक दिन हुआ और भाई एकदम से मतलब मर्द हो गया वो। तो ये मतलब बहुत वेग टर्म है। तो मतलब हर डिपार्टमेंट, हर पॉलिसी क्या क्या होती है तो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि कुछ इशू है इनके पास, बच्चों के कुछ इशू है, तो हेल्थ रिलेटेड इशू है। तो भाई कुपोषण है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ माल नरिश चिल्ड्रन वाज फाउंड टू बी 7.7%, विच कम्स टू अराउंड 43 लाख। तो मिनिस्ट्री ने कहा, किस मिनिस्ट्री ने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ने कहा कि भारत में 7.7% जो बच्चे हैं, ठीक है, जो होता है 43 लैक्स। ठीक है, ये बता रहे हैं, अब छुपा कितना रहे हैं आप सोच लो। तो कुपोषित हैं।
फिर दीज आर ओवर 14 lakhs सीवियरली malnourished चिल्ड्रन इन द कंट्री एज पर द गवर्नमेंट्स पोषण ट्रैकर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो क्या कह रही है कि 14 लाख बच्चे ऐसे हैं जो सीवियरली malnourished हैं। फिर अगर आप देखें कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितनी है तो 32 है, प्रति 1,000 में 32 लोग। फिर आप देखें वेस्टिंग 7.7% है चिल्ड्रन में, मतलब जितने चिल्ड्रन हैं उसके 7.7% लोग जो हैं वेस्टिंग का शिकार है। स्टंटिंग देखिए 35% लोग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी 2023 में रैंक कितनी 111 121 देशों में। तो ये तो हाल है। अब देखिए मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताता हूँ। इसके बाद अगर आप देखें सामाजिक, तो सामाजिक इशू कौन कौन से हैं अगर आप देखें तो सामाजिक इशू है आपका पहला कि शिक्षा। तो भाई शिक्षा से इनको वंचित रखा जा रहा है। अब देखिए 35 मिलियन बच्चे 6 से 14 वर्ष के स्कूल अटेंड कर पाते हैं, मतलब 6 से 14 वर्ष के मात्र 35 मिलियन बच्चे, मतलब 3.5 करोड़ के आसपास जो बच्चे हैं वो जो है स्कूल अटेंड कर पाते हैं। 53% लड़कियां 5 से 9 साल की होती हैं, वो क्या है इलिटरेट हैं। 5 से 9 साल की 53% लड़कियां जो है पढ़ी लिखी नहीं, इलिटरेट हैं। बाल विवाह, इंडिया में 1/3 बाल वधुएं हैं। 15 से 19 वर्ष की 16% लड़कियां विवाहित हैं। समझ रहे हैं आप। एनसीआरबी रिपोर्ट 2020 बोलता है कि 787 मामले रजिस्टर्ड हुए हैं बाल विवाह कानून 2006 के तहत। तो अब देखिए कि फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे बाल श्रम में, तो 2011 की सेंसस बोलती है कि 5 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं 10.1 मिलियन बच्चे कार्यरत हैं और विश्व में 160 मिलियन बच्चे जो हैं बाल श्रम कर रहे हैं। तो आप देखिए बाल श्रम में 2011 के सेंसस के हिसाब से 2011 में जनगणना हुई, वो कह रहे हैं कि 5 से 14 वर्ष के 10.1 मिलियन बच्चे, लगभग 1 करोड़ के आसपास जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं बाल मजदूरी कर रहे हैं। और विश्व में टोटल मतलब 16 करोड़ बच्चे हैं वो बाल मजदूरी कर रहे हैं। यौन शोषण 2020 में बोला गया कि 2222 केसेस रिलेटेड थे यौन शोषण के, 2222। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से आप देखें तो 2020 में 738 केस रजिस्टर्ड हुए और 969 केस 2021 में रजिस्टर्ड हुए चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ। फिर आप सेक्स रेशियो देखें तो 2001 की पॉपुलेशन और 2021 की पॉपुलेशन, 2001 की पॉपुलेशन में अगर आप देखें सेक्स रेशियो तो 927 है और 2021 में आप देखें तो 919 है, मतलब ये घट गया। ठीक है। फिर आप हैंडीकैप बच्चे देखें अगर तो 78.6 लाख बच्चे हैं यूनेस्को की रिपोर्ट 2022 के हिसाब 20 के हिसाब से। ये इंडिया की बात चल रही है। अब क्राइम अगेंस्ट अगर आप चिल्ड्रन में देखेंगे तो 1,49,404, ठीक है, कितना 1,49,404 केसेस रजिस्टर्ड हुए जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन हुए। तो चिल्ड्रनों के खिलाफ जो अपराध हुए उसमें 1,49,404 केस 2021 में, और 2022 में 8.7% की वृद्धि हुई, मतलब 1,62,449 केसेस रजिस्टर्ड हुए, 1,62,449 केस। अब एमपी में देखेंगे 2022 में तो 20,415 केस रजिस्टर्ड हुए। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इंडिया में 2021 में 1,49,000 केस रजिस्टर्ड हुए और 2022 में 1,62,449 केस रजिस्टर्ड हुए, 8.7% की ग्रोथ देखी गई। वहीं 2022 में एमपी में 20,415 केस रजिस्टर्ड हुए। ये सब एनसीआरबी का डेटा है। मिसिंग चाइल्ड 2022 में 83,350, ठीक है, मिसिंग हुए। इसमें से 20,380 बच्चे मेल, 62,946 फीमेल और 24 ट्रांसजेंडर बच्चे शामिल थे। ठीक, ये रिपोर्टेड मिसिंग हुए 2022 में एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से। कितने बच्चे 2022 में 83,350 बच्चे। तो हमने क्या क्या इशू देख लिए बच्चों से संबंधित। हमने देखा सबसे पहले इशू आपका कुपोषण देख लिया कि इनको कुपोषण का सामना करना पड़ रहा है। फिर इसके बाद हमने देखा आपका इनके साथ बाल विवाह हो रहा है, बाल श्रम हो रहा है, बाल शोषण हो रहा है। शोषण में शारीरिक शोषण, यौन शोषण, मानसिक शोषण शामिल है।
सेक्स रेशियो गिर रहा है, विकलांगता की स्थिति खराब है, क्राइम हो रहे हैं बच्चों के खिलाफ। 2022 में 2021 तुलना में बढ़ गए, 1,49,000 से 1,62,000 हो गए। अगर और देखें फिर हम यहाँ इनके खिलाफ क्या हो रहा, तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिसिंग हैज़ इंक्रीज 7.5% 2022। तो 2022 में 77,355 चिल्ड्रन जो है मिसिंग थे 2021 की तुलना में देखा जाए तो। अच्छा, इनके साथ मर्डर हो रहा है, इनका मर्डर हो रहा है, मर्डर विद रेप हो रहा है, पॉक्सो लग रहा है जिसमें। फिर इन्फेंटिसाइड हो रहा है, 1 ईयर बिलो एज किल हो रहा है। फिर फेटिसाइड हो रहा है, फिर किडनैपिंग हो रही है। फिर उसके बाद अगर आप देखें ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है इनकी, सेलिंग ऑफ माइनर फॉर प्रोस्टिट्यूशन, गर्ल एंड बॉय दोनों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेचा जा रहा है। तो सरकार कुछ तो कर रही होगी ना। तो सरकार ने क्या किया है, सरकार ने स्कीम चलाई है बच्चों के लिए, ठीक है। अब वो स्कीम क्या बोलती है ये देख लेते हैं अपन। तो स्कीम फॉर चाइल्ड, तो एक है ICDS समेकित बाल विकास, ठीक। तो इसकी नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, 1975 में लॉन्च हुआ था ये। इसके तहत आपको आंगनबाड़ी सेवा मिलेगी, पूरक पोषण मिलेगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी इसके अंदर मिल जाएगी, शिशु गृह भी मिल जाएगा, पोषण अभियान भी चलेगा, और किशोरियों के लिए योजना भी इसके अंदर चलेगी। तो इतनी सारी चीज़ों को लेकर के अपने अंदर समाहित है। तो आंगनवाड़ी सेवा में क्या होगा, बचपन की देखभाल होगी। योजना के लाभार्थी 0 से 6 वर्ष तक के होंगे, आर्टिकल 45 आपका ही बोलता है। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं भी यहाँ आएंगी, दलिया वलिया खिलाएंगे इनको। यह 6 सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करती है, जिसमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं ये सब शामिल करती है। तो अगर आप पूरक पोषण में देखेंगे तो क्या होगा, टेक होम राशन, मतलब कि मतलब राशन जो आप घर ले जाइए, गर्म पका हुआ भोजन और सुबह का नाश्ता ये शामिल है इसमें पूरक पोषण में, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। निर्धन परिवारों के लिए इसका विशेष महत्व है क्योंकि ये बच्चों के पोषण संबंधी परिणाम को प्रभावित करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें क्या होता है, जो पात्र लाभार्थी हैं उनको 3 किस्तों में 5,000 रुपये मिलते हैं, और शेष 1,000 रुपये की राशि जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव कराने के बाद मिलती है। इस प्रकार टोटल 6,000 रुपये मिल जाते हैं। फिर शिशु गृह योजना, कामकाजी महिलाओं के बच्चों 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान करता है। शिशु गृह 1 महीने में 26 दिन एवं प्रतिदिन 7.5 घंटे के लिए खुला रहता है। इसमें बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक चाइल्ड केयर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सोने की सुविधा प्रदान की जाती है। फिर उसके बाद देखिए आप पोषण अभियान, तो उद्देश्य क्या है, छोटे बच्चों में कुपोषण, अल्पोषण, एनीमिया कम करके किशोर लड़कियां, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ध्यान केंद्रित करके स्टंटिंग, अल्पोषण, एनीमिया इन सब की रोकथाम के साथ जन्म में कम वजन वाले बच्चों के स्तर में सुधार करना है, ठीक है। फिर किशोरियों के लिए क्या करना है, तो जो 11 से 14 वर्ष की किशोरियां हैं मतलब तो उनके लिए क्या करना है, स्कूल के अलावा किशोरियों को पोषण, जीवन कौशल, घरेलू कौशल प्रदान कर उनकी सामाजिक स्थिति को सशक्त बनाना है। साथ ही इस योजना में पोषक और गैर पोषक तत्व तो शामिल है, ठीक है, जो इस प्रकार है, ठीक है। तो हम देख रहे थे किशोरियों के लिए योजनाएं वाले सेक्शन को। तो उसमें देख रहे थे कि उनमें क्या क्या पोषण होना चाहिए। तो लौह तथा फॉलिक एसिड की पूरकता होनी चाहिए, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवा होनी चाहिए कि अगर उधर कोई चीज़ का इलाज नहीं हो रहा तो कहीं और रेफर भी कर सकें। स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण इनके बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। स्कूल के अलावा यह बाह्य किशोरियों को औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा में शामिल करना, विद्यमान सरकारी सेवाओं के बारे में सूचना या मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल है। फिर आप देखेंगे कि बाल संरक्षण योजना शामिल है आपका ICDS में। इसका उद्देश्य क्या है, कठिन परिस्थितियों में बच्चों के सुधार, कल्याण हेतु योगदान देना, साथ ही बच्चों के दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा परिवार आदि से अलगाव का मार्ग प्रशस्त करने वाली कार्यवाहियों को रोकना, ठीक है। अब हम देखते हैं पोषण अभियान। 8 मई 2018 सरकार द्वारा पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया। इसमें क्या हुआ, स्टंटिंग, अल्पोषण, एनीमिया तथा जन्म के समय वजन में कमी को
क्रम से 2%, 2%, 3%, 2% कम करना है। मतलब कि 2% क्या कम करना है आपका, स्टंटिंग कम करना है। 2% आपको क्या करना है, जो अल्प पोषण है वो कम करना है। 3% एनीमिया के केसेस कम करने हैं। और 2% आपके ख़त्म करने हैं कि जो जन्म के दौरान वजन में कमी आती है उसको ख़त्म करना है, प्रतिवर्ष कम करते जाना है। लक्ष्य क्या है इस मिशन का, 2022 तक 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में स्टंटिंग का 35.4% से घटाकर इसको आपको 25% करना है। ठीक है, ये 38 है आपका ये। इस अभियान के तहत जिला के अधिकारियों के साथ समन्वय करने और देश भर में अभियान के तेज और कुशल निष्पादन के लिए प्रत्येक जिले में स्वस्थ भारत प्रेरक तैनात किए जाएंगे। ठीक, स्वस्थ भारत प्रेरक अभियान के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, अब पोषण 2.0 चला तो थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं हम। पोषण 2.0 में क्या हुआ, पोषण सेवा तंत्र में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए सरकार ने पोषण 2.0 शुरू किया। पूरक पोषण कार्यक्रम एवं पोषण अभियान जैसे समान उद्देश्यों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों को संयोजित किया गया। तो क्या हुआ कि पूरक पोषण प्लस जो पोषण अभियान था इसको मर्ज करके पोषण अभियान 2.0 चला दिया गया। यह अभियान मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की सभी पोषण संबंधी योजनाओं को लक्षित आबादी पर एकीकृत करता है। अब एकीकृत बाल विकास योजना जो है सामान्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अर्थात पोषण की स्थिति की सॉफ्टवेयर आधारित निगरानी की जाएगी इसमें। ठीक है, अब आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनवरी 2015 में चालू हुई है। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो लिंग चयनात्मक गर्भपात होता था उससे जो गिरता बाल लिंग अनुपात था उसको खत्म करना था। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, इनकी एक संयुक्त पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लिंग आधारित चयन पर रोकथाम लगाना, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बालिकाओं के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, बालिकाओं के अधिकार की रक्षा करना, ये सब इसमें शामिल है। अब आप देखिए इसमें पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना। ठीक है, अगला है ये। तो इसमें क्या योग्यता है, जो बच्चे कोविड-19 में अनाथ हो गए वो इसके पात्र हैं। विशेषता क्या है योजना की, इस कोष का उपयोग उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए उसे एक मुश्त कोष की राशि मिलेगी। बच्चों की शिक्षा का खर्च केंद्रीय विद्यालय और निजी स्कूलों से में उच्च माध्यमिक स्तर तक जो है ये बच्चों की शिक्षा कराई जाएगी। स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना के तहत ऐसे सभी बच्चों को एक लाभार्थी के रूप में नामांकित कर दिया जाएगा। तो जहाँ भी अपना इलाज कराने जाएंगे तो उनका उस आयुष्मान भारत योजना के तहत इनका इलाज हो जाएगा। फिर देखिए प्रधानमंत्री पोषण योजना, पोषण शक्ति निर्माण, सितंबर 2021 में 1.31 ट्रिलियन रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ ये शुरू हुआ। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन की जगह ले ली। इसे 5 वर्ष की शुरुआती अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। तो 2025-26 तक जो है और चलेगी ये भी। फिर आपका मिड डे मील कार्यक्रम है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये 1995 से शुरू हुई, ये शुरू हुई थी 15 अगस्त 1995। एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इस पर। इसका उद्देश्य है जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूली भोजन कार्यक्रम माना जाता है ये। और इसका नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो पहले था। वो क्या उद्देश्य है, भूख और कुपोषण को दूर करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना, जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार करना, जमीनी स्तर पर विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। अब इसमें कुछ प्रावधान होते हैं। तो क्या प्रावधान है इसमें, कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान करना। खाद्यान्न की अनुपलब्धता, अन्य किसी कारण से यदि विद्यालय में किसी दिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं तो राज्य सरकार आगामी माह की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेगी। ठीक है, लाभार्थी सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों समग्र शिक्षा के तहत समर्थित सदस्यों के सभी बच्चे इस योजना में शामिल हैं।
ठीक है, अब आगे आप ज़्यादा मत ध्यान दीजिए, ये बेसिकली इतना ही ध्यान दीजिए आप इसमें। अच्छा, अब इसमें देखते हैं हम कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है आपकी, ये क्या बोल रही है। इसके बारे में तो आपने सुन रखा होगा, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, बहुत फेमस स्कीम है सुकन्या, माफ़ कीजिएगा, सुकन्या, अरे यार, हम्म, ये आपका सुकन्या समृद्धि योजना, ये 2015 में चालू हुई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत चालू हुई। ठीक है, आप इसको वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में मत समझ लीजिएगा, और बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चालू किया गया। यह माता पिता को लड़कियों के भविष्य के अध्ययन और विवाह होने पर होने वाले खर्च के लिए निवेश करने तथा धन एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या होता है इसमें सुकन्या समृद्धि में, जो बच्ची जो भी बच्ची होती है उसके 0 वर्ष से लेकर के जब तक वो 14 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक आप उसमें पैसा जमा करते रहो। ठीक है, इसके बाद आप 18, जब बच्ची 15 हुई, 16 हुई, 17 हुई, भूल जाओ आप 18 वर्ष में बच्ची के होने पर या 21 वर्ष के होने पर आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपने जैसे मान लीजिए 0 से 14 वर्ष की उसकी उम्र तक पैसे जमा किए, और ये पैसे आपके मान लीजिए कि आपने 1 साल में मैक्सिमम 1 लाख रुपए के आसपास जमा कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो आपने 14 साल में मान लीजिए 5 लाख रुपए जमा करें, तो इस 5 लाख में आपको मतलब 8% ब्याज मिलेगा। ठीक है ना, तो ये 5 लाख रुपए आपको 14 प्लस 4 साल बाद मतलब 18 साल के आसपास, इतने 18 साल तक का जो ब्याज होगा इस 5 मतलब इस पैसे अमाउंट का, वो मिलता जाएगा और आपको इकट्ठा एक अमाउंट मिलेगा लमसम अच्छा खासा। तो इसमें ये है कि 8% ब्याज है इसका। ठीक है, जो कि अभी तक की स्कीम का सबसे ज़्यादा ब्याज है 8%। फिर आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये महत्वपूर्ण है। इसमें ये क्या हुआ, मऊ यूपी में वर्ष 2014-15 में वर्ष 2019-20 तक लिंग अनुपात 694 से बढ़कर 951 हो गया। ठीक है, इसका मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं कि क्या लाभ हुए इसके। करनाल हरियाणा में 2014-15 से वर्ष 2019-20 तक यह अनुपात 758 से बढ़कर 898 पहुंच गया। तो इस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान जो चला था उसका फ़ायदा हुआ लोगों का। अब चिल्ड्रंस के लिए कुछ एक्ट्स हैं, तो द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 पॉक्सो, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016, मिनिस्ट्री बनी है इनके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, एनजीओ बना है जैसे क्राई। ठीक है, इसके अलावा देखिए बचपन बचाओ आंदोलन, गूंज, ये सब बना हुआ है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कुछ, यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन राइट है। ठीक है, चाइल्ड रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14, 15, 21 से 24, 39F, 45। इसके अलावा 51A के है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि बच्चों के लिए एक आयोग बना हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये 2005 में जो एक्ट आया, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सॉरी, जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया उसके तहत ये आयोग बना 2007 में। कब बना आपका, 5 मार्च को। ठीक है, ये सामाजिक निकाय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। आयोग का प्राथमिक कार्य सुनिश्चित करना है कि सभी देशों में बन रहे सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान एवं बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के अनुरूप हो। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन है, ठीक है, और जो भारतीय संविधान है उसके अनुरूप सारी नीतियाँ बने। यह शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक बच्चे के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। तो ये आपको सारे बाल अधिकारों संबंधी चीज़ें यहाँ पे मिल गई। तब अगला हमारा टॉपिक है महिलाओं से संबंधित मुद्दे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।